हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस डेस्क में। आज हम लोग हिमालय पढ़ने वाले हैं। हिमालय में भी शुरुआत से पढ़ने वाले हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे हिमालय बना और उसका फिर विभाजन क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से, यानी नदियों द्वारा और क्षैतिज रूप से, ये दो विभाजन होते हैं। तो वो विभाजन देखेंगे और हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया, मतलब निर्माण कैसे हुआ, तो वो देखेंगे। तो आप इस चीज को समझते होंगे कि पहले जो थी जमीन और जल एक साथ ही थे, एक साथ ही था। समझ रहे हैं? तो जमीन को कहते थे पेंजिया और जल को कहते थे पेंथलासा। तो पेंजिया और पेंथलासा का कॉन्सेप्ट था। तो पेंजिया जो थी सारी की सारी जमीन थी और पेंथलासा सारे के सारे महासागर वो पेंथलासा में थे। अब पेंजिया का जो था विभाजन हुआ। जब पेंजिया का विभाजन होता है तो उसमें से भूमि टूट जाती है, एक उत्तर की तरफ जाती है और एक दक्षिण की तरफ जाती है। तो जो उत्तर की तरफ जाती है उसे कहते हैं अंगारा लैंड और दक्षिण की तरफ जाती है उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, हम बेसिक चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ। तो जो ऊपर की तरफ जाती है वो अंगारा लैंड, नीचे की तरफ जाती है गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड से आधे महाद्वीप बने हैं और आधे महाद्वीप बने हैं अंगारा लैंड से। जैसे यूरोप, ऊपर का इंडिया का ऊपर का भाग जो मैदानी भाग है, यूरोप और एशिया पूरा, मतलब ऊपर ऊपर का उत्तरी अमेरिका, ये और ग्रीनलैंड, आर्कटिक, ये अंगारा लैंड के भाग। गोंडवाना लैंड के भाग में अफ्रीका आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग वाला भी एरिया गोंडवाना लैंड में ही आता है। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में कौन कौन से लोग आते हैं, मतलब कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, कौन कौन से एरिया आते हैं। तो अफ्रीका की ही साइड था हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। तो ये वहां से कटना स्टार्ट हुआ, वहां से खिसक खिसक के आज मतलब भारत से आके मिल गया उत्तर वाले भाग से। तो अभी भी खिसक ही रहा है। ये कहते हैं प्लेट संचलन। जो प्लेटें होती हैं वो उस जो मैग्मा है मेंटल सतह पर उस पर गति कर रही है, तो इसलिए प्लेटें मतलब गति कर रही हैं। तो इसलिए जो प्लेटें हैं वो ऊपर की तरफ इधर उधर हिलती रहती हैं। तो जो हमारी इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्व की तरफ, यानी उत्तर और पूर्व की तरफ खिसक खिसक रही है। तो ये हुआ क्या था, जब जो प्रायद्वीपीय भारत था वो अफ्रीका से टच था, तो यूरोप और भारत के बीच में 33 सागर था। तो 33 सागर नाम का एक सागर था। तो जब ये खिसकना स्टार्ट हुआ, खिसक खिसक के उसने 33 सागर को ढक दिया। अब 33 सागर जब ढक गया तो कोई चीज दोनों तरफ से फोर्स लगाएगी। जैसे इंडियन प्लेट और यूरोपीय प्लेट दोनों फोर्स लगा रही थी, तो धीरे धीरे संकुचित होने लगा 33 सागर। अब जब 33 सागर संकुचित हो गया उसके बाद उसका मलबा था जो उठने लगा। तो दोनों प्लेटों ने ऐसे धक्का दिया, तो ऐसे करके, जैसे ये प्लेटें हैं, अब ये प्लेट है ऐसे करके धक्का दे रही हैं, ऐसे बढ़ती है, तो ऐसे करके वो पर्वत के रूप में उठ गया। तो इस चीज को समझिए। तो सबसे पहले बना था ट्रांस हिमालय, उसके मलबे से। ट्रांस हिमालय बनने के बाद फिर बना, फिर भी गति स्टार्ट रही, मतलब प्लेटें गति करती रहीं। तो फिर महान हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो कैसे कैसे बना वो प्रक्रिया हमने आपको बता दी। तो सबसे पहले ट्रांस बना था, उसके बाद महान, मध्य और शिवालिक। और हुआ कैसे था, एक पेंजिया पेंथलासा के कॉन्सेप्ट से हुआ था। पेंथलासा से सारे महासागर बने, पेंजिया से सारे महाद्वीप बने। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। और जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तरी भारत है जो उत्तर हिमालय और मैदानी है, ये अंगारा लैंड का भाग है। ठीक, भारत दो पार्टों में है। तो अब आइए, पूरी पृष्ठभूमि हमने तैयार कर ली। अब हिमालय जो है, हमने बताया था पहले कि ट्रांस हिमालय पहले बना। तो ट्रांस हिमालय मतलब जो कहेंगे कि हिमालय के कोर में कौन सी मतलब चट्टान है, पूछ लें तो ग्रेनाइट रॉक है। ठीक, ग्रेनाइट रॉक है हिमालय के कोर में, यानी कोर मतलब नीचे। नीचे कौन सी चट्टान पाई जाती है हिमालय में, तो कहेंगे ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, ग्रेनाइट। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय बन गया। अब ट्रांस हिमालय बनने के बाद ट्रांस हिमालय में 3 श्रृंखलाएं बनी। तो पहले हमने आपको मोटा मोटा बता दिया, पहले बना ट्रांस ये वाला, फिर ये वाला बना महान हिमालय,
इसे हिमाद्री कहते हैं। ये फिर दूसरा बना मध्य, तो मध्य को ही कहते हैं हिमाचल, हिमालय। ठीक, तीसरा है ये चौथा है शिवालिक। ठीक, तो पहले ट्रांस, अब ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी हिमालय के पार जाओगे तब ट्रांस मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ाने को पढ़ाया जाता है ट्रांस, लेकिन हिमालय के ये पार्ट जो है वो तीन है, महान, मध्य और शिवालिक। ये ट्रांस हिमालय, हिमालय के उधर है। ट्रांस ये मतलब होता है कि एक छोर से दूसरी छोर पार कर जाना। ठीक है, तो अब ये ट्रांस हिमालय में हमने बताया 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, उनमें है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इस चीज को आप समझिएगा, जो भारत की है ना सबसे ऊंची चोटी, पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू है, गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं केटू। उसकी जो ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो है भारत के, ये पीओके वाले एरिया में है। ठीक, पीओके वाले एरिया में, इसे कहते हैं हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले एरिया में हमारी जो केटू है वो है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक, काराकोरम में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय की 3 जो श्रेणियां हैं वो याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय यहाँ से एकदम खत्म हो जाए। कौन? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और ये क्रम में है। उत्तर में काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर। ठीक है, तो इसमें काराकोरम में एक चीज याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, इसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ऊंचाई इसकी इतनी है 8,611 मीटर, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पहली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको पता होगा, वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, 8,848 और अब 50 हो गई है, तो 8,850 मीटर है वो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। और दुनिया की दूसरी केटू और तीसरी कंचनजंगा है। तो उस चीज को हम आपको समझा देंगे, वो भारत में स्थित है। ठीक है, ये भारत की है, और ये पीओ के भारत का ही है। अभी विवाद चल ही रहा है कि पहलगांव में अटैक हुआ था, तो फिर युद्ध भी स्टार्ट हो गया था इंडिया की तरफ से। फिर इंडिया ने अभी अमेरिका के कहने पर सीज फायर कर लिया है, मतलब युद्ध विराम हो गया। तो ये पीओके वाला ही मसला है जो वहाँ भी चल रहा है आजकल, कि पीओके इंडिया कह रहा है हमारा, वो कह रहा है हमारा, लेकिन है तो हमारा ही आधिकारिक रूप से। क्योंकि जो इसकी पृष्ठभूमि है कि मतलब जब 48 में हरि सिंह बिले पत्र पर साइन नहीं कर रहे थे, तो फिर बाद में बिले पत्र पर साइन हुए, हरि सिंह ने किए। तो फिर जब उन्होंने कबायलियों के रूप में पाकिस्तानियों ने घुसाए थे, तब जो हरि सिंह को लगा कि हमारा परिवार भी नहीं बचेगा, तब उन्होंने साइन किए थे। तो उसकी वजह से फिर जब मिलिट्री भेजी सरदार पटेल ने, तब तक उन्होंने 40% पीओके कब्जा कर लिया था। नेहरू जी की महत्वाकांक्षा थी, नेहरू जी की 3 महत्वाकांक्षा थी कश्मीर को लेके। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मामला नेहरू जी ने क्यों फंसा दिया। चाहते तो जैसे आप समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपका कोई मतलब कोई चीज है, जैसे आपके पास बिस्कुट है या आपके पास सोना है, तो चोर कोई आपका सोना लेके भागेगा, तो आप सीधा चोर के पीछे भागेंगे छीनने के लिए, या फिर आप पुलिस स्टेशन भागेंगे? पहले तो आप यही सोचेंगे ना कि हम जाके इस चोर को पकड़ के यहीं सोना छीन लें और अपना मैटर रफा दफा कर लें। अगर नहीं पकड़ में आता तब हम जाएंगे पुलिस स्टेशन। और नेहरू जी ने क्या किया, यही किया कि नेहरू जी ने, उन्होंने जब कब्जा किया मिलिट्री से कबालियों के बेस में, तो नेहरू जी ने जाके सेना द्वारा उसे पीछे हटाने की कोशिश नहीं की। नेहरू जी सीधा चले गए पुलिस स्टेशन, मतलब नेहरू जी चले गए यूएन, पुलिस स्टेशन का मतलब। तो उन्हें हटाते, खदेड़ते, उसके बाद आप जाते यूएन, लेकिन उन्होंने चोर के पीछे भागने की वजह सीधे पुलिस स्टेशन चले गए। यूएन चले गए, यूएन अविवाहित, मतलब अविवाहित दुल्हन है अमेरिका की। क्योंकि जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए थे यूएन को बने हुए, यूएन बना है 45 में। ठीक है, ये बात है 48 की। तो 3 साल बने हुए थे यूएन को, और 3 साल में कोई इतनी विश्वसनीय संस्था नहीं होती है। और उसको भी फंड ज्यादा करता है अमेरिका, तो अमेरिका की अविवाहित दुल्हन है। अमेरिका जैसा चाहता वैसा ही करता। और अमेरिका और ब्रिटेन वाले कभी भी एशिया वाले देशों को देखना नहीं चाहते, वो आंतरिक कलह लगा ही रहते हैं। तो इसीलिए यूएन बना था, तो नेहरू जी ने कहा कि मामला हमारा सुलझ जाएगा,
और यूएन हमें न्याय दिलाएगा। यूएन ठहरा मतलब अमेरिका के चापलूसी करने वाला, तो यूएन ने कहा कि सीज फायर कर लो, जहाँ तक पाकिस्तान की सीमा है, सेना है, और जहाँ तक तुम्हारी वहीं पर एक लाइन खींच दो, और वहीं से आज से देशों की सीमा में, तो उसे कहते हैं एलओसी, समझ, लाइन ऑफ कंट्रोल खिंचवा दी। तो 40% हमारा पीओके वहां चला गया, इसीलिए ये चोटी K2 उस एरिया में है, लेकिन हम कहते हैं ना वो 40% एरिया हमारा है, वो आज नहीं तो कल हम लेके आएंगे। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 है, लेकिन पूछे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित है। तो क्वेश्चन को सटीक तरीका से देख लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, भारत की पूछ रहा है या भारत में पूछ रहा है। भारत में पूछेगा तो फिर कंचनजंगा, भारत की पूछेगा तो K2 है, जिसे गोल्डन ऑस्टिन कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज सोचने वाली है कि नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया, नेहरू जी वहां क्यों चले गए। तो नेहरू जी के साथ 3 फैक्टर काम कर रहे थे। नेहरू जी, पहला फैक्टर ये था कि नेहरू जी की दोस्ती ही शेख अब्दुल्ला से, ठीक है, तो नेहरू जी की दोस्ती ही शेख अब्दुल्ला से। शेख अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बना दिया था, वो उसे प्रधानमंत्री बोलते थे। मुख्यमंत्री को ही तब उस टाइम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोलते थे, तो नेहरू जी ने उसे शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनवा दिया। तो और शेख अब्दुल्ला से मित्रता थी इनकी, नेहरू जी की। पहला फैक्टर ये काम कर रहा था, तो मित्र था तो इसलिए सॉफ्ट पावर बना रही थी। दूसरा ये था कि नेहरू जी खुद कश्मीरी पंडित थे, तो कश्मीर को लेके वो अलग ही उनका रहता है, मातृभूमि को लेके रहता है ना, जैसे हम कहीं भी जन्म लेते हैं तो मातृभूमि को लेके एक अलग वो बना रहता है। तो नेहरू जी का भी था कि कश्मीर का मुद्दा हम अपने हिसाब से सुलझ लेंगे, यहाँ मतलब आर्मी और उसकी जरूरत नहीं है ऑपरेशन करने की। दो हो गए कॉन्सेप्ट। और तीसरा इनका ये काम कर रहा था कि नेहरू जी को लगता था कि नेहरू जी की बहन थी एक विजय लक्ष्मी पंडित, वो यूएन के अध्यक्ष बन चुकी थी। तो नेहरू जी भी यूएन के अध्यक्ष बनना चाहते थे कि हम यूएन के अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि नेहरू जी हिंसा में विश्वास करते नहीं थे, गुटनिरपेक्ष वाले थे, ना इस गुट में ना उस गुट में। उस हिसाब से नेहरू जी गुटनिरपेक्ष के नेता थे, और कहते थे कि हमारी छवि ऐसी बने कि हिंसा वाली ना बने, खून खराबी वाली ना बने। तो हमारी जैसे बहन विजय लक्ष्मी पंडित यूएन के अध्यक्ष बन गई, तो हम भी यूएन के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो नेहरू जी ने इन 3 कारणों से जो कश्मीर का मुद्दा है, वो कश्मीर के मुद्दे को इन्होंने लंबा खींच दिया। और आज भी हम उनका वो जो गलतियां, थोड़ी थोड़ी महत्वाकांक्षाएं, कहते हैं ना कि लालच लालच हर चीज का जन्म देता है, तो उनकी जो थोड़ी थोड़ी महत्वाकांक्षाएं आज हमारे लिए सरदर्द बनी हुई। सब सारा सारा किया धरा पीओके वही, आतंकवाद फल फूल क्यों रहा है, वो यही है मामला। ठीक है, और इसकी मेन जड़ें जो देखोगे ना, मेन जड़ कहाँ पे है, तो इसकी मेन जड़ पहुंचेगी जाके इंग्लैंड वालों के पास। लेकिन आदमी पानी पी पी के पाकिस्तान को कर आएगा, लेकिन इंग्लैंड वालों को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि और ये देखा जाए तो इंग्लैंड ही करके गया, आगे भारत की टुकड़ी कौन करके गया, म्यांमार इंग्लैंड ने बनाया उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड ने बनाया, फिर इंदिरा गांधी ने जाके बांग्लादेश बना दी। भारत के इतने टिकोए हुए हैं, उसके बाद भी ये चैन नहीं मारे, लेकिन किया सब है ब्रिटेन ब्रिटेन वालों ने। लेकिन ब्रिटेन वालों को कोई दोष नहीं दे रहा, लेकिन पानी पी पी के घर आएंगे सब लोग पाकिस्तान को। तो मेन रूट तो इंग्लैंड में जाके जुड़ते, लेकिन पाकिस्तान में कमीना इसलिए है कि शिक्षा स्वास्थ्य का कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस उसे आतंकवाद से मतलब है। तो ये 3 चीजें हैं, यानी कि यूएन के अध्यक्ष, शेख अब्दुल्ला से दोस्ती और कश्मीरी पंडित होने का नतीजा है कि आज कश्मीर का मुद्दा ये फंसा के चले गए। ठीक है, धीरे धीरे हमने मतलब बता दिया आपको पृष्ठभूमि का ये मामला क्यों है, कि पीओके में क्यों कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और क्या हुआ था, कैसे क्या है। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन वहां है और काराकोरम। ठीक, अब दूसरी चोटी है लद्दाख। अब काराकोरम लद्दाख के बीच में जो नदी बहती है वो सियोक नदी बहती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन दोनों के बीच में जो चोटियां हैं, इनके बीच में सियोक नदी बहती है, जो सिंधु की सहायक है, ऊपर की तरफ बहती है। ठीक, अब आगे लद्दाख। लद्दाख जो चोटी है, लद्दाख में एक सिंधु नदी बहती है, दूसरी चीज तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार को विश्व की छत भी कहते हैं। और यहाँ पर एक जो है लद्दाख में, ये ध्यान रखिएगा कि राकापोशी, राकापोशी राकापोशी एक ऐसी खड़ी ढाल वाली चोटी है
जो 90 डिग्री पे है, ऐसे है, ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री पे है राकापोशी। तो पूछे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी का क्या नाम है, तो उसका नाम है राकापोशी, और ये कहाँ पर है, लद्दाख वाले एरिया में, ठीक है। तो एक पॉइंट उससे याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी भारत की K2 गॉडविन ऑस्टिन, दूसरी लद्दाख में, सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी। अब जास्कर में आ जाइए, जास्कर में क्या है कि उसके नीचे जो है वो जास्कर है, और जास्कर सबसे नीचे दक्षिण में, ठीक है। तो काराकोरम लद्दाख और जास्कर। अब काराकोरम रेंज के ग्लेशियर, मतलब यहाँ इन तीनों में फिर जैसे ये चोटियां हैं, उसके बाद यहाँ से बहुत बहुत बड़ी बड़ी नदियां गुजरती हैं, जैसे सिंधु है, सिंधु के बाद यहीं पर शियोक है, गिलगित है, शिगार है, कुर्रम है। ये जो नदियां हैं यहीं से जाती हैं, तो ये ग्लेशियर भी बनाती हैं। ग्लेशियर होता है तो बर्फ की एक छत होती है, जैसे बर्फ होती है ना, पूरे एरिया में बर्फ ही बर्फ फैली होगी, तो उसे हम ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। उन्हीं ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी बनता है, पानी बनता है तो फिर ग्लेशियर से ही नदियां निकलती हैं। तो यहाँ पर ये ग्लेशियर हैं, तो ग्लेशियर भी पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर हैं, देखो सियाचिन। सियाचिन के बारे में आप जानते भी होंगे, सियाचिन में एक बार लड़ाई हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने सियाचिन को हथिया लिया था 1984 में आक्रमण किया था उन्होंने, ठीक। पाकिस्तान दो कमीना रहा ही है। सियाचिन में 1984 में उन्होंने मतलब अनावश्यक रूप से हटाने की कोशिश की थी। तो ऑपरेशन मेघदूत, देखो ये लिखा हुआ है 1984। तो ऑपरेशन मेघदूत के तहत मतलब सियाचिन को फिर भारतीय सेना ने वापस लिया था। तो सियाचिन जो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर मतलब ध्रुव से क्षेत्र के बाहर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल का मैदान है, जहाँ पर युद्ध लड़ा भी गया है। क्योंकि ग्लेशियर है तो युद्ध लड़ना बहुत उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ युद्ध लड़ा गया 84 में। तो ये सबसे ठंडा क्षेत्र है, भारत के नजरिए से देखा जाए सबसे ठंडा क्षेत्र सियाचिन है, ठीक है। तो यहाँ पर युद्ध भी लड़ा गया, तो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर ये सबसे बड़ा मतलब ग्लेशियर है बर्फ का। ध्रुव पे तो पूरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जमे हुए, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर पहुंचे तो सियाचिन है, ठीक है। और बाल्टोरो, हिस्पर और बियाफो, ये है बाल्टोरो, हिस्पर और बियाफो, ये 4 ग्लेशियर याद रखिएगा। और 2 चीजें वो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय हमारा खत्म हो जाएगा। कौन कौन सा, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर, ठीक है। तो सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर, ये 4 ग्लेशियर हैं, और वो गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम में है, और राकापोशी लद्दाख में, और जास्कर फिर उसके नीचे, ठीक। तो ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय का वर्ड। अब आ जाइए हम हिमालय की तरफ चलते हैं। अब हिमालय में क्या है, हमने बताया था क्रम से हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय नवीन बलित पर्वत है। नवीन बलित का पर्वत मतलब होता है कि ज्योग्राफी में जो है ना, ज्योग्राफी में ये चीज है कि ज्योग्राफी में करोड़ों साल का मतलब होता है कि अभी अभी बीता ही है, ऐसे लगता है ज्योग्राफी में, ठीक। तो हिमालय बने काफी करोड़ मतलब लाख साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये नवीन बलित पर्वत है, क्योंकि करोड़ में गिनी जाती है ज्योग्राफी की सालें। ज्योग्राफी में 1 करोड़ मतलब कुछ नहीं है, ऐसे है। तो नवीन बलित पर्वत है, इसके साथ नवीन बलित पर्वत कौन कौन से बने हैं वो देख लीजिए। जैसे हिमालय नवीन बलित पर्वत, नवीन का मतलब नया, और बलित का मतलब मोड़दार और पर्वत, ठीक है। मोड़दार मतलब सांप को देखा है आपने, वैसे ही लहरिया कट बोलते हैं। तो वलित होता है मतलब मुड़ता चला जाता है दबा पड़ने के कारण। तो नवीन वलित पर्वत है हिमालय। दूसरा जो नवीन वलित पर्वत है ये है एंडीज। एंडीज जो पर्वत है ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका बोलते हैं उसे, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में ये जो आल्पस पर्वत है ये यूरोप में है, और रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में है, यानी उत्तरी अमेरिका में। तो ये 3 जो पर्वत हैं ये भी वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। इसलिए यहाँ
लिख दिया, क्योंकि पूछता है एग्जाम में कौन सी नवीन बलित पर्वत है, तो हिमालय के साथ साथ एंडीज, रॉकीज और आल्प्स, इन तीनों को याद रखिए। पुराने बलित पर्वत पूछेगा, जैसे पुराने बलित पर्वत, ये नवीन बलित पर्वत और पुराने भी तो होंगे। तो पुराने बलित पर्वत में जैसे यूराल पर्वत का नाम सुना होगा, एशिया यूरोप की सीमा बनाता है, जैसे ये लिखा हुआ है, यूरोप और एशिया को अलग करता है, मतलब एशिया यूरोप की सीमा पे है यूराल पर्वत, तो वो यूराल पर्वत पुराना बलित पर्वत है। अल्पस पर्वत अपलेशियन होता है, अपलेशियन पर्वत नॉर्थ अमेरिका में है, अपलेशियन पर्वत, ठीक है। तो ये भी पुराना है, अपलेशियन और अरावली। सबसे जो पुराना है वो अरावली है। अब पूछा जाएगा सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली है वो, और वो पुराना बलित पर्वत है, वो अब अपरदित हो चुका है, मतलब कट गया छट गया। तो सबसे पुराना अरावली पूछे तो अरावली का नाम लेना, फिर अपलेशियन है और यूराल है, ठीक। जो ब्लॉक पर्वत पूछेगा, तो ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है कि दो ओर से मतलब ब्लॉक हो गया हो, जैसे एक तरफ दूसरा पर्वत, दूसरी तरफ दूसरा पर्वत यानी पहाड़, और उसके बीच में हो पर्वत, तो उसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक है। तो ब्लॉक पर्वत में बासरेज जर्मनी का है, और काकेशस पर्वत ये भी जर्मनी में, काकेशस मतलब काकेशस जर्मनी में बेसिकली लिखना गलत होगा, क्योंकि जो काकेशस है ना वो यूरोप में है, यूरोप के कई देशों में फैला, तो जर्मनी का नाम नहीं लेना। बासेज पर्वत जर्मनी में और काकेशस यूरोप में, तो ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। अब उसके बाद ज्वालामुखी द्वारा पर्वत निर्मित होते हैं, वो भी चलो देख लीजिए अभी यहीं, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, उसमें देखिए किलिमंजारो है, ये अफ्रीका में है, माउंट किलिमंजारो। माउंट स्ट्राम्बोली है, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, इसे कहते हैं मतलब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, जैसे इसे इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, सी इन्होंने लिखना भूल गए, ऐसे लिखिए लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्टम्बोली को, ये क्वेश्चन पूछा गया, ताकि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछे तो भी स्टम्बोली है, और अंग्रेजी में पूछे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, तो भी माउंट स्टम्बोली है, ठीक, माउंट स्टम्बोली। और किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट स्टम्बोली भूमध्य सागर में, और यूरोप वो पूछे तो यूरोप में है, ठीक है। उसके बाद माउंट फ्यूजियामा, फ्यूजियामा भी ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है, ये जापान में है, ठीक है, जापान में। माउंट ओजस डेल सालाडो, ये चिली और अर्जेंटीना में है, बेसिकली ये दोनों की सीमा पे है, ये माउंट ओजस डेल सालाडो, ये वाला, और ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ से मतलब फटती है ज्वालामुखी। एक है माउंट कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी भूमध्य रेखा पर है, जैसे ये भूमध्य रेखा हमने बताई थी आपको कि गुजरती है कई देशों से, तो इक्वाडोर से भी गुजरती है, और इक्वाडोर का ये पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी से निर्मित है, ये याद रखिएगा, पुराने नए याद रखिएगा, नए में चार याद रखिएगा, एक हमारा हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, अल्पस है, यूरोप वाला, ठीक। पुराने में याद रखिएगा यूराल है, जो एशिया यूरोप को अलग करता है, अपलेशियन अमेरिका में है, और अरावली भारत में है, ये तीन याद रखिएगा। और उसके बाद ज्वालामुखी निर्मित है, किलिमंजारो स्ट्राम्बोली फ्यूजियामा जापान का, ओजस डेल सालाडो है वो चिली और अर्जेंटीना का है, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर का है, ठीक। इक्वाडोर पड़ता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अब आइए हम लोग और आगे चलते हैं। अब ये जो हिमालय बताया था हमने, उसमें ये शिवालिक हिमालय वाला है,
कश्मीर हिमालय भी उसे ही कहते हैं। अब जैसे ग्लेशियर जमा हुए हैं, इसमें जो महान हिमालय है वो सतत है, उसके बाद मध्य हिमालय थोड़ा कटा फटा है, और शिवालिक हिमालय तो उधर जाके पूरा ही पतला हो गया है। तो अब इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमने बता दिया आपको। अब ये बताना है कि वो मोरदार पर्वत है, ठीक है। अब उसी में वो जो महान हिमालय है, उसी में डल झील है, बुलर झील है, मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक। खारे पानी की झील पेंगोंग झील है, और त्यूसो मोरी झील है। ये दोनों लद्दाख में, ये अलग अलग हैं। इन चीज़ों को यहाँ पर ब्रैकेट लगा के देखिएगा। तो ये जो ग्लेशियर जमा हुए, हमने बताया वो बर्फ छद्र बोलते हैं ग्लेशियरों को, तो ग्लेशियर हैं। तो उसमें जो शुद्ध मतलब मीठे पानी की झीलें हैं वो बुलर झील है और डल झील है, ठीक। डल झील पे तो बहुत बड़ी अच्छी कविता भी लिखी है कुमार विश्वास ने। और खारे पानी की पेंगोंग झील है, त्यूस मोरी झील है, ये लद्दाख में, वो कश्मीर में है, ये लद्दाख में, ठीक है। अब झेलम, झेलम जो है श्रीनगर जो है, झेलम नदी के तट पर ही बसा हुआ है, जो श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। यह युवा मोरदार वो तो हमने बता ही दिया, युवा मोरदार पर्वत है, यानी नवीन बर्फ पर्वत है, ठीक है। अब इसके मतलब नीचे जो है मध्य हिमालय आता है। अब जितनी भी जो कश्मीर में जो हमने बताया घाटी है, जैसे घाटी कश्मीर की घाटी उसी में पड़ती है महान हिमालय में। उसके बाद डल झील, बुलर झील और लद्दाख की जितनी झीलें हैं वो सब महान हिमालय में ही पड़ती हैं। तो हम उस हिसाब से देख रहे हैं, पूरा डिटेल में अभी महान हिमालय के नहीं जा रहे, क्योंकि उसमें फिर जाके कई की चोटियां देखनी होती हैं, तो फिर मध्य हिमालय में आ जाते हैं। तो मध्य हिमालय का क्या है, तो मध्य हिमालय में ये जम्मू कश्मीर में है, फैला हुआ है। उसमें पीर पंजाल है रेंज मध्य हिमालय में, धौलाधर है और नाग टिब्बा है, महाभारत रेंज है, ठीक है। तो जो हिमालय है तो उसे महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और नेपाल में हिमालय को ही सागर माथा बोलते हैं, हिमालय को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। तो मध्य हिमालय में अब ये चोटियां याद रखिएगा, जो रेंज है, यानी पीर पंजाल। ये जो पीर पंजाल है कश्मीर में होगी, ठीक। पीर पंजाल कश्मीर में। फिर ये जो धौलाधर है ये हिमाचल प्रदेश में होगी। नाग टिब्बा है ये उत्तराखंड में होगी। और ये महाभारत बोलते हैं इसे, मध्य वाले को ही महाभारत रेंज बोलते हैं, वो नेपाल में बोलते हैं। नेपाल में ऑल ओवर हिमालय को बोलते हैं सागर माथा, ठीक है। तो ये मध्य हिमालय में है। तो मध्य हिमालय में जो आती हैं वो ये, और यहाँ पर घास के मैदान भी आते हैं मध्य हिमालय में। तो उन्हें अब यहाँ पर ये घाटियाँ भी आती हैं, हमने बताया था वैली, पहले ये वैली है, तो ये कश्मीर घाटी है, ये महान हिमालय में आती है, ठीक है। लघु हिमालय, मध्य के लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में आती है ये कश्मीर वाली घाटी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कश्मीर घाटी से क्वेश्चन पूछा तो कश्मीर घाटी कहाँ पड़ती है, तो महान और लघु के मध्य में आती है, ठीक है। मध्य हिमालय को कश्मीर में कहते हैं पीर पंजाल, हिमाचल में कहते हैं धौलाधर, उत्तराखंड में कहते हैं नागटिब्बा, और नेपाल में कहते हैं महाभारत। मध्य हिमालय को ये याद रखिएगा। अब शिवालिक हिमालय आ जाते हैं। शिवालिक हिमालय ये है, इसमें पूर्वी हिमालय, इसे दून या द्वार कहते हैं। इसमें दून और द्वार, और इसमें चाय की खेती होती है। तो दून और द्वार का मतलब होता है कि हरिद्वार, देहरादून, समझ रहे हैं। तो शिवालिक हिमालय में दून या द्वार ज्यादा है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में लॉन्गिट्यूडनल दून सबसे बड़ा, देहरादून हमने बताया। दून और द्वार आते हैं, तो देहरादून और हरिद्वार,
ये शिवालिक हिमालय में आते हैं। तो अब इसमें पहले वाले में हमने बताया था कि यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये जो है ये मध्य वाले में पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में। और ये घास के मैदान पाए जाते हैं, ये कश्मीर में है। ठीक, कश्मीर में। कश्मीर वाले में। और उत्तराखंड में जो पाए जाते हैं उन्हें हम बुग्याल कहते हैं। ठीक, तो इतना याद रखिएगा कि बुग्याल और पयार ये घास के मैदान है, ये उत्तराखंड में है। कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग है। ठीक, अब हिमालय का देखते हैं। ऐसे विभाजन कर लिया हमने, यानी मध्य मतलब हिमालय का विभाजन उस हिसाब से कर लिया कि ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय या हिमाद्री, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं इनमें विभाजन करने में। आपने देखा होगा कि कुछ वो पढ़ते हैं जोन, जो उनसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से जोन होते हैं हिमालय में जो एक दूसरे को अलग करते हैं। तो उनको और देखते हैं, फिर हम चलते हैं हिमालय के नदियों द्वारा वो करते हैं। तो उसमें तो देखिएगा कि देखो पहले पड़ता है सचर जोन। ठीक है, सचर जोन। सचर जोन क्या करता है कि ट्रांस हिमालय को, जो ट्रांस हिमालय है और महान हिमालय है, उनको अलग करता है। ठीक, इतना याद रखिएगा, सचर जोन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को। दूसरा है जो पड़ता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट को हम लिख देते हैं MST, शॉर्ट में MST, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसे अलग करता है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है महान हिमालय को, मध्य हिमालय को। ठीक है, हम आपको बोल बोल के समझाए दे रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा। जो हम जोन है वो लिख दे रहे हैं कि सचर जोन, ट्रांस हिमालय, मध्य मतलब और महान हिमालय को, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं उसे हम कहते हैं कि हिमाद्री यानी महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके नीचे आते हैं तो फिर पड़ता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब मेन बाउंड्री फॉल्ट किसे अलग करता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है जो मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, इनके बीच में पड़ता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब क्या बच गया, अब टीचर लोग क्या इतनी इन्हीं तीन को बता के रहने देते हैं कि बस हो गया, यानी सचर जोन, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, MST मेन सेंट्रल थ्रस्ट, महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट जो पड़ता है तो वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय और मैदान को भी अलग करता है। जो शिवालिक हिमालय है, और तुरंत मैदान तो नहीं आ जाएगा, बीच में जो एरिया है तो वो भी तो अलग करता होगा किसी को, तो उनको कहते हैं हम HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये करता है शिवालिक को उत्तरी मैदान से। समझ में आ गया? तो ये जो चार हैं इनको आप विशेष रूप से लिख लीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उस हिसाब से लिखिएगा। सचर जोन, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय। MST मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, वो महान हिमालय, मध्य हिमालय।
MBF को बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय और उसके बाद उत्तर का मैदान उसे अलग करता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये चीज मतलब छूट रही थी तो हमने बोला ये चीज भी आपको बता दें। अभी हिमालय में बहुत कुछ रह गया है, जैसे ऊंचाई पूछ लेता है तो उसकी औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है महान हिमालय की। दूसरे वाले की है 4500 किलोमीटर के करीब। ठीक, इतना याद रखिएगा, जो महान हिमालय की है औसत ऊंचाई यहीं पर हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे महान हिमालय ना, औसत हाइट कितनी है? 6100। ठीक है, औसत पूछ रहा है, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं, एवरेज 6100 मीटर। हाइट है ये। ठीक, और मध्य हिमालय की है, मध्य की कितनी है ऊंचाई? तो ये 4500 मीटर। ठीक है, तो हाइट मध्य की। और शिवालिक की हमने कहा इसमें कुछ मिस कर दिया है ना बहुत सारी चीज, इसलिए हम अपनी तरफ से आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें है 1100 मीटर, ये है ऊंचाई इसकी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई 6100 एवरेज है, औसत इसकी 4500, इसकी 1100। अब पूरे ऑल ओवर हिमालय की जो है ना लंबाई पूछ लेता है, तो लंबा ऑल ओवर हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर। किलोमीटर में है, ये देख ली, ये मीटर है तो ये किलोमीटर है। तो ऑल ओवर हिमालय की जो लंबाई पूछ लेता है, कश्मीर से लेकर नामचा बरुआ तक, यानी नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ, तो वो 2400 किलोमीटर की लंबाई है हिमालय की। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हिमालय की चौड़ाई पूछता है, तो चौड़ाई में आप इतना याद रखिएगा कि 400 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक, 400 किलोमीटर की चौड़ाई है इधर कश्मीर वाले एरिया में। उधर जाके कम हो जाती है, क्योंकि हिमालय जितना पूरब की तरफ जाएगा तो कम चौड़ा होगा, तो पश्चिम की तरफ ज्यादा चौड़ा है, 400 किलोमीटर है। ठीक, और पूरब की तरफ जाके जाते 150 किलोमीटर हो जाता है। किलोमीटर में है ये चौड़ाई। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे, ये हमने आपको बता दिए। अब ऑलमोस्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब दो दर्रे पूछेगा, दर्रे बाद करा देंगे किसी वीडियो। अब इतना हिमालय का तो बेसिक आपको पता चलेगा होगा, यानी हिमालय की ऊंचाई कितनी है, औसत लंबाई कितनी है, इधर 400 किलोमीटर, उधर 150 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबा है। ऊंचाई औसत अलग अलग है, 1100, 4500, फिर 6100 मीटर। तो ये चीजें हिमालय हिमालय से रिलेटेड हो गई। अब ये नदियों द्वारा जो हिमालय का है वो विभाजन होता है। अब नदियों द्वारा कैसे होता है उस चीज को भी देख लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। तो हिमालय का ये है प्रादेशिक विभाजन, वो हुआ था यानी कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसमें अब ये जो नदियों द्वारा हिमालय का विभाजन किया गया है, तो सिंधु जो नदी है और सतलज नदी है, इसके बीच के हिमालय को कहते हैं हम कश्मीर हिमालय। ठीक है, सिंधु नदी यानी उधर सिंधु नदी है, इधर सतलज नदी, उसके बीच के एरिया को कहते हैं हम कश्मीर हिमालय। ये कश्मीर हिमालय। अब कश्मीर हिमालय को की वो पूछ लेता है कि कितना एरिया में या लंबाई में है, तो ये कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, और कहाँ से नदियों का नाम पूछता है, तो सिंधु से सतलज तक 560 किलोमीटर में है। अब कुमायूं हिमालय, अब कुमायूं हिमालय में है जो सतलज नदी से काली नदी तक। जो काली नदी उसी को कहते हो जो नेपाल से निकल के आती है, तो काली है, इसी में जाके लिम्पा धुरा वाला दर्रा है, तो
नेपाल को लेकर हमारा विवाद इतना रहता है, वो यही काली नदी सीमा बनाती है, इसी की वजह से बना रहता है, वही काली नदी है। तो सतलज से काली नदी तक इसे ही कहते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय। कंफ्यूज मत करिएगा कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में, क्योंकि कश्मीर हिमालय के दो पार्ट कर दिए हैं, कश्मीर हिमालय के दो पार्ट कर दिए हैं। यानी कश्मीर वाला एरिया उसे कश्मीर हिमालय कहते हैं, उससे नीचे वाला एरिया जो पंजाब पड़ता है तो उसे पंजाब हिमालय। तो कश्मीर हिमालय पूछे या पंजाब हिमालय पूछे, बात एक ही है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि कश्मीर हिमालय है वही पंजाब हिमालय है, जो पंजाब हिमालय है वही कश्मीर हिमालय है। उसके दो नाम कर दिए, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय, डिवाइडेशन करके के ऊपर वाला कश्मीर, नीचे वाला पंजाब। तो वो है 560 किलोमीटर। ये वाला कुमायूं हिमालय है, ये है आपका 320 किलोमीटर। ठीक, 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे कम एरिया में फैला हुआ है ये कुमायूं हिमालय। कौन सी नदियों के बीच? सतलज से काली के बीच। ठीक है, ये वाला है। तो इसमें है अब नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय देखो, ये लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, काली नदी से तीस्ता नदी तक है नेपाल हिमालय। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, तो सबसे ऊंचा हिमालय की बात करें तो भी नेपाल हिमालय, क्योंकि आप इस चीज को समझिएगा, जो कंचनजंगा, और जो कंचनजंगा तो हमारे इसमें पड़ती है भारत में, लेकिन माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल हिमालय, तो मतलब माउंट एवरेस्ट है तो मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब नेपाल। माउंट एवरेस्ट पड़ती कहाँ? नेपाल में। तो नेपाल जो हिमालय है वो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का है, और ये सबसे ऊंचा हिमालय है। तो पूछा गया है कि सबसे ऊंचा हिमालय किसे कहते हैं, नदियों द्वारा जो विभाजन किया गया है। तो ऊंचाई पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्या ऊंचाई का क्या मतलब है। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट इसलिए ऊंचाई की बात कर रहा था। ठीक है, तो ये ऊंचाई की बात करें तो ये नेपाल हिमालय है। ठीक है, अब इसकी लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। ठीक, तो सबसे ऊंचा भी नेपाल हिमालय है और सबसे लंबा भी नेपाल हिमालय है, 800 किलोमीटर नदियों का। तीस्ता नदी और काली नदी, ठीक है, काली और तीस्ता के बीच का है नेपाल हिमालय। अब दूसरा आ जाता है असम हिमालय। वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र को लिख दिया है वैसे, ब्रह्मपुत्र की सहायक है दिहांग, दिहांग नदी, उसके बीच का है। ठीक है, तो इसकी जो मतलब लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। ठीक, तो ये नदियों द्वारा विभाजन भी हमने आपको करा दिया कि नेपाल का मतलब जो हिमालय का है वो कैसे कैसे ऊपर से विभाजन हुआ, ट्रांस और महान, मध्य और शिवालिक। उसके बाद हमने बता दिया नदियों द्वारा कि पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जो भी पॉइंट और रह गए हैं, दर्रे रह गए हैं या चोटियां रह गई हैं, कहाँ कहाँ कौन सी चोटी पड़ती है हमारे हिमालय में, वो बाद को हम बचाएंगे। ये बेसिक हमने आपको था वो हमने